ओके, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजी के बारे में। फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर हमबोल्ट को बोलते हैं। मॉडर्न इकोलॉजी के फादर ई.पी. ऑडम एंड इंडियन इकोलॉजी के फादर होते हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। रीडर थे, इन्होंने टर्म दी थी ओइकोलॉजी। ओइकोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मटीरियल। इकोलॉजी का मतलब होता है कि रेसिप्रोकल जो इंटरैक्शन होते हैं बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इन द सराउंडिंग। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द रेसिप्रोकल इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट। ये अर्नस्ट हैकेल ने इसकी डेफिनेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू ऑडम ने जो डेफिनेशन दी थी, उन्होंने बोला स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ऑडम ने बोला था। एंड यूनिट जो होती है इकोलॉजी की वो होती है इंडिविजुअल एंड यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। सो इकोलॉजी एक ऑटो इकोलॉजी होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं रेसिप्रोकल इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज़ का विद द एनवायरनमेंट। एंड सिन इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल इंटरैक्शन जो हम देखते हैं ऑफ द पॉपुलेशन विद द एनवायरनमेंट। सो इसमें हम देखते हैं इंडिविजुअल स्पीसीज़ का एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन रेसिप्रोकल। इसमें हम देखते हैं इंटरैक्शन पॉपुलेशन का एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन सिन इकोलॉजी में एंड ऑटो इकोलॉजी में। ठीक है, ऑटो में हम इंडिविजुअल के साथ देखते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजी पे। इकोटॉन जो होता है इकोसिस्टम के बीच का दो इकोसिस्टम के बीच का एक ट्रांजिशन जोन को हम इकोटॉन बोलते हैं। पहले इंडिविजुअल इकोलॉजी आती है, एक इंडिविजुअल, देन उनसे मिलके बनती है पॉपुलेशन इकोलॉजी, देन बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी इकोलॉजी। देन उसके बाद इसमें इकोसिस्टम इकोलॉजी, बहुत सारी अगर कम्युनिटी मिल जाए तो इकोसिस्टम बन जाता है। देन इकोसिस्टम के बाद बायोम्स बन जाते हैं, बायोम्स से लैंडस्केप बनता है एंड लैंडस्केप से पूरा बायोस्फीयर बनता है। सो कम्युनिटी इकोलॉजी में सिर्फ हमारे बायोटिक फैक्टर आते हैं। ठीक है, कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या आ जाते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर, ओनली बायोटिक फैक्टर, लेकिन इकोसिस्टम में बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर दोनों आ जाते हैं। थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी, देखो ये जो थ्योरी थी आइलैंड बायोजियोग्राफी की, ये दी थी विल्सन एंड ऑथर ने। इन्होंने बोला था कि स्पीसीज़ कॉम्पोजिशन जो है वो कैसे होता है नए आइलैंड पे। ठीक है, सपोज़ करो ये एक पूरा हमारा जो है लैंड एरिया है। ठीक है, ये जो है हमारा पूरा एक लैंड है जहाँ पे जो है पॉपुलेशन भी बहुत हाई है, कंपटीशन ज़्यादा है, को एग्जिस्टेंस बहुत कम है एंड डेथ रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली क्राउडेड है और रिसोर्सेज यहाँ पे जो अवेलेबल है वो बहुत कम है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से इमिग्रेशन होने लगेगा, यानी कि यहाँ से जो इंडिविजुअल है वो बाहर जाने लगेंगे, माइग्रेशन होने लगेगा, दे विल मूव आउट। अब वो एक नए आइलैंड पे आ गए। मेन आइलैंड जो होता है, मान लो आइलैंड हो गया, एंड आइलैंड हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि एक लैंड एरिया है विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर। अब वो एक नए आइलैंड पे आ गए हैं। अब ये नया आइलैंड जो है यहाँ पे कंपटीशन तो होगा ही नहीं क्योंकि अभी नया आइलैंड ही है, को एग्जिस्टेंस भी होगा, डेथ रेट कम होगा एंड क्राउडेड जो है लेस क्राउडेड होगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर कोई नया आइलैंड बनता है तो वहाँ पे मूव करने लग जाएंगे जहाँ पे क्राउड जो है वो कम होती है। न्यू आइलैंड, सो अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो वन स्पीसीज़ जो है वो फेवर करती है दूसरे स्पीसीज़ के एग्जिस्टेंस को, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो। एंड अगर कोई नया आइलैंड है तो स्पीसीज़ जो है उसकी तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगी, मूव टुवर्ड इट फ्रॉम द मेन लैंड, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होती है एंड कॉम्पिटिशन कम होता है नए आइलैंड पे। ठीक है, सो आइलैंड्स जो है वो पैचेस होते हैं ऑफ द लैंड विच इज़ सेपरेट फ्रॉम सिमिलर पैचेस थ्रू द इनहॉस्पिटेबल एरिया। द नंबर ऑफ इनहॉस्पिटेबल एरिया वही कि वाटर उनके बीच में प्रेजेंट होता है जहाँ पे रह नहीं सकते, तो उससे वो जो है सेपरेटेड होता है। सो द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन आइलैंड इज टोटली डिपेंड ऑन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला रेट ऑफ इमिग्रेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द मेन लैंड, जो हमारा मेन लैंड है वहाँ से रेट ऑफ इमिग्रेशन कितना है न्यू स्पीसीज़ का, एंड रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दोज स्पीसीज़ विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द आइलैंड, यानी कि जो नई स्पीसीज़ है उनका इमिग्रेशन कितना है, वहाँ पे कितने आ रहे हैं लोग नए। ठीक है, मेन लैंड पे। और दूसरा है कि जो वहाँ पे स्पीसीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है उनका एक्सटेंशन रेट कितना होता है। सो इफ़ द रेट ऑफ इमिग्रेशन, अगर नई स्पीसीज़ का इमिग्रेशन रेट ज़्यादा है देन द रेट ऑफ एक्सटेंशन, तो स्पीसीज़ रिचनेस उस आइलैंड पे हाई होगी क्योंकि नई नई स्पीसीज़ आ रही हैं। ठीक है, और अगर रेट ऑफ इमिग्रेशन एंड रेट ऑफ एक्सटेंशन अपॉन आइलैंड, वो टोटली किस पर डिपेंड करता है कि आइलैंड का साइज़ कितना है एंड डिस्टेंस कितना है आइलैंड का मेन लैंड से। तो यानी कि उस आइलैंड के साइज़ पर डिपेंड करती है एंड उसका डिस्टेंस कितना है मेन लैंड से, इन दो पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली भी समझेंगे।
जैसे इसमें दिया हुआ है सेकेंड टाइम जब इंडिविजुअल आएंगे, और अगर एक बात याद रखो कि अगर एक आइलैंड पे स्पीसीज़ आ रही है तब तो हम इनको न्यू स्पीसीज़ बोलेंगे, लेकिन अगर दूसरी टाइम वही स्पीसीज़ आएंगे तो हम उनको नए इंडिविजुअल बोलेंगे, नई स्पीसीज़ नहीं बोलेंगे। सो नंबर ऑफ स्पीसीज़ इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं एंड बाद में जो है वो कम होते चले जाते हैं, ग्रेजुअली रेट ऑफ इमिग्रेशन जो है वो कम होता चला जाता है न्यू स्पीसीज़ का, क्योंकि अब हम उनको नई स्पीसीज़ थोड़ी बोलेंगे, अब तो वो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है, यानी कि नए इंडिविजुअल आ रहे हैं। Suppose a new island is formed, then any individual initially coming from the mainland is new species, but gradually the rate of immigration of new species is decline, because any individual arriving on the island वो एक नया इंडिविजुअल होगा, नया स्पीसीज नहीं होगा, क्योंकि अब वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है ना। और जो रेट ऑफ होता है इमिग्रेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज डिक्लाइन विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज। सपोज करो अगर ये हमारा पॉपुलेशन साइज़ है एंड ये है रेट ऑफ इमिग्रेशन, तो पॉपुलेशन साइज़ जैसे ये ए हमारा दिखा रखा है कि आइलैंड जो है वो मेनलैंड के पास है एंड बी जो है वो मेनलैंड से दूर है, फार फ्रॉम आइलैंड, लेकिन इन्होंने बताया हुआ है कि पॉपुलेशन साइज़ जैसे ही बढ़ेगा तो रेट ऑफ इमिग्रेशन जो है नई स्पीसीज़ का वो कम होता चला जाएगा। हाँ, ऐसे जो है वो कम होता चला जाएगा रेट ऑफ न्यू स्पीसीज़। और ऐसे जो लार्ज साइज आइलैंड है पॉपुलेशन साइज एंड रेट ऑफ इमिग्रेशन तो होगा ही, एंड ये हमारा जो है यहाँ पे इमिग्रेशन जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो इमिग्रेशन जो होगा, जो आइलैंड पास होगा ना वहाँ पे ज़्यादा इमिग्रेशन होगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो इमिग्रेशन ज़्यादा होगा, एंड डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो इमिग्रेशन जो है वो कम होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इमिग्रेशन। ऐसे लार्ज साइज आइलैंड और स्मॉल साइज आइलैंड में भी हम देखेंगे तो इमिग्रेशन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लार्ज साइज आइलैंड पे इमिग्रेशन रेट ज़्यादा होगा, एंड साइज ऑफ आइलैंड जो होता है वो स्पीसीज रिचनेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा उसमें स्पीसीज आ सकती है, तो स्पीसीज रिचनेस उसकी इतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिस्टेंस ऑफ आइलैंड जो होता है वो इमिग्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड स्पीसीज रिचनेस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने देख लिया है। सो व्हेन आइलैंड इज़ न्यू देन द रेट ऑफ इमिग्रेशन इज़ हाई एंड द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन लो होगा, क्योंकि कंपटीशन सिवियरिटी कम होगी। बट ग्रेजुअली द नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज ऑन द आइलैंड देन द रेट ऑफ इमिग्रेशन कम हो जाएगा एंड द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज़ हाई। सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कम्स जहाँ पे रेट ऑफ इमिग्रेशन बैलेंस हो जाता है विद द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, एंड उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। सो द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट, उनको हम इक्विलिब्रियम स्पीसीज बोलते हैं, जिसमें रेट ऑफ इमिग्रेशन एंड रेट ऑफ एक्सटेंशन जो है वो इक्वल हो जाता है। अब ये देखो, ये जो हम ग्राफ देखते हैं ना, यहाँ पे दोनों साइड हम देख रहे हैं रेट ऑफ इमिग्रेशन, ये यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इमिग्रेशन होता है, यहाँ पे हमारा रेट ऑफ एक्सटेंशन होता है, एंड ये बीच में हमारा पॉपुलेशन साइज है। पॉपुलेशन साइज यहाँ पे हाई होता है, इधर अगर पॉपुलेशन साइज जाएंगे यहाँ पे हाई होगा, तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन साइज हो गया, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों साइड जो है पॉपुलेशन साइज हाई है ना, हम दोनों ग्राफ को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो ये तो रेट ऑफ इमिग्रेशन हो गया, एंड ये वाला हमारा हो गया दिस लाइन इज़ फ्रॉम फार फ्रॉम मेनलैंड, एंड ये है आइलैंड जो नियर होगा मेनलैंड के। सो रेट ऑफ इमिग्रेशन जो है जो मेनलैंड से फार होगा उसमें कम होगा, एंड रेट ऑफ इमिग्रेशन जो आइलैंड नियर होगा उसमें ज़्यादा होगा, तो इसलिए फार वाले में कम होगा एंड उसमें ज़्यादा होगा जो नियर होगा मेनलैंड के रेट ऑफ इमिग्रेशन। एंड अगर पॉपुलेशन साइज़ जैसे ही बढ़ता है ये चीज़ें जो है कम हो जाती है ना। पॉपुलेशन साइज़ जैसे ही बढ़ता है तो जो रेट ऑफ इमिग्रेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे हमारा आ जाता है रेट ऑफ एक्सटेंशन। रेट ऑफ एक्सटेंशन में भी हम देखेंगे अगर साइज़ ज़्यादा है, लार्ज साइज़ है, तो रेट ऑफ एक्सटेंशन जो है वो कम होगा, एंड स्मॉल साइज़ में रेट ऑफ एक्सटेंशन ज़्यादा होगा। सो लार्ज साइज़ में रेट ऑफ एक्सटेंशन कम होगा एंड स्मॉल साइज़ में रेट ऑफ एक्सटेंशन ज़्यादा होगा। एंड अगर पॉपुलेशन साइज़ कम है तो रेट ऑफ एक्सटेंशन जो है वो पॉपुलेशन के साइज़ के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से रेट ऑफ एक्सटेंशन का ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये ग्राफ याद रखना है। जैसे अब ये 4 पॉइंट हमारे आ जाते हैं, अगर हम यहाँ पे S1 पॉइंट देखें, सो S1 हमारा आ जाता है जिसका पॉपुलेशन साइज़ जो है, ठीक है, लो पॉपुलेशन साइज़ होता है,
यानी कि अगर हम ये देखें S1, तो एक तो इसका स्मॉल साइज होता है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द स्मॉल साइज, पॉपुलेशन साइज हम देख रहे हैं रेट ऑफ एक्सटेंशन में। S1 हमारा हो गया स्मॉल साइज है एंड फार फ्रॉम मेनलैंड है। ऐसे S2 हो गया दैट इज नियर टू मेनलैंड एंड स्मॉल साइज है, ये भी फार एंड स्मॉल साइज। ऐसे S3 एंड S4 ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। और व्हेन S रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम स्पीसीज, S जो होता है ये इक्विलिब्रियम स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम स्पीसीज जो है वो रिप्रेजेंट हो जाता है S3 एंड S4 से। तो ये याद रखने की रेट ऑफ एक्सटिंक्शन स्मॉल साइज में ज़्यादा होता है कि लार्ज साइज में ज़्यादा होता है। हैरिस के अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा कॉरिडोर हम बढ़ाएंगे ना, जो रेट है एमिग्रेशन के, द चांसेस ऑफ इमिग्रेशन एंड वो बढ़ जाएंगे, यानी कि इमिग्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड एक्सटिंक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। इसको हम रेस्क्यू इफेक्ट बोलते हैं। विद कॉरिडोर देखो रेट ऑफ इमिग्रेशन, देखो कॉरिडोर के साथ जो है वो ज़्यादा है रेट ऑफ इमिग्रेशन, एंड विदाउट कॉरिडोर रेट ऑफ इमिग्रेशन जो है वो कम है। ऐसे रेट ऑफ इमिग्रेशन एंड रेट ऑफ एक्सटेंशन यहाँ पे दे दिया इन्होंने। एक्सटेंशन में अगर हम देखें, एक्सटेंशन विदाउट कॉरिडोर जो है वो ज़्यादा होता है एंड विद कॉरिडोर रेट ऑफ एक्सटेंशन कम हो जाता है। इसके एकदम ऑपोजिट है, जैसे विद कॉरिडोर बढ़ेगा इमिग्रेशन एंड विदाउट कॉरिडोर कम होगा, लेकिन रेट ऑफ एक्सटेंशन विद कॉरिडोर कम होता है एंड विदाउट कॉरिडोर ज़्यादा होता है। तो ये इस तरीके से भी हैरिस ने दिया था कॉरिडोर्स के अकॉर्डिंग। कॉरिडोर बेसिकली आप हाईवे होते हैं ना, उस तरीके से देख सकते हो। सो विदाउट कॉरिडोर रेट ऑफ एक्सटेंशन बढ़ता है एंड विद कॉरिडोर रेट ऑफ एक्सटेंशन जो है वो कम हो जाता है। कॉरिडोर जो है वो एक्सटेंशन के रिस्क को कम कर देते हैं, दे कैन रन अवे ईजिली, क्योंकि वो भाग सकते हैं ना ईजिली। इसका थ्योरी के ऑब्जेक्शन भी आए। इवोल्यूशन में बोला कि रेट ऑफ माइग्रेशन जो होता है वो एक स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन शो करता है। आफ्टर द नेचुरल सिलेक्शन ऐसा ग्राफ आ जाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, एंड बिफोर नेचुरल सिलेक्शन ऐसा ग्राफ आता है। माइग्रेशन हैपन, जैसे ऑब्जेक्शन हुए कि ठीक है माइग्रेशन होता है, लेकिन कितना माइग्रेशन होता है ना। और ये भी देखने को मिला कि अगर किसी का फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट होता है फिक्स्ड टाइम पे, तो वो डेंजरस होता है। तो ओवर माइग्रेशन और लेस माइग्रेशन भी तो डेंजरस हो सकता है ना। तो ओवर माइग्रेशन एंड लेस लो माइग्रेशन इज डेंजरस। नेचर सिलेक्शन शो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ओवर माइग्रेशन, ठीक है। तो ये इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठे थे कि ठीक है वो एक्सटेंट हो जाता है, एक्सटेंट का रिस्क कम हो जाता है, लेकिन जब वो माइग्रेट करते हैं थ्रू द कॉरिडोर तो उनका रिस्क भी तो बढ़ जाता है ना, एक ही पाथ से वो माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि जो फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट होता है एंड फिक्स्ड टाइम ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। सो रेट ऑफ माइग्रेशन शो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन दैट इज जो ओवर माइग्रेशन होता है एज वेल एज जो लैक ऑफ माइग्रेशन होता है, दोनों ही डिक्रीमेंटल होते हैं, हार्मफुल होते हैं फॉर द पॉपुलेशन। फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट एट फिक्स्ड टाइम ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। डार्विन ने जो गैलापागोस आइलैंड पे स्टडी करी थी, ऑस्ट्रिच, कीवी, emu, फ्लाइटलेस बर्ड फॉर सर्चिंग better for protection from predation. So upon the Galapagos Island, ostrich, kiwi, emu, flightless bird present थी because at New Island number of resources जो है हाई थी एंड predators are absent. That's why flight behavior is not required. तो इसलिए उनको उड़ने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ पे resources हाई थी. In situ evolution of species upon island is not considered. इन सीटू इवोल्यूशन हम कंसिडर नहीं करते आइलैंड के ऊपर, एंड जो डाइवर्सिटी होती है ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट अपॉन आइलैंड इज़ नॉट कंसिडर्ड. दिस थ्योरी इज़ नॉट कमेंट ऑन पॉपुलेशन साइज पे इसका कोई कमेंट नहीं होता है, ठीक है. सो इफ़ द नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज देन द रेट ऑफ एक्सटेंशन भी बढ़ेगा, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज सम स्पीसीज शो सिम्बायोटिक बिहेवियर एंड कमर्शियलिज्म बिहेवियर भी शो करती है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, कि अगर स्पीसीज बढ़ रही है तो रेट ऑफ एक्सटेंशन भी बढ़ेगा. इसका सिग्निफिकेंस क्या आया इस थ्योरी का, ओवरऑल सिग्निफिकेंस देखो ये निकल के आया. इट इज़ हेल्पफुल फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर की डिज़ाइनिंग में ये जो है काफ़ी हेल्पफुल है. अगर एक लार्ज पैच गिवन है तो वो गुड है. वन लार्ज पैच इज़ बेटर. बहुत सारे सेवरल पैचेस जो हैं वो बैड है. सो वन लार्ज पैच बेटर है बहुत सारे पैचेस से, ठीक है.
एंड दूसरा आया कि जो पैच है कनेक्टेड है कॉरिडोर वो बेटर है देन द आइसोलेटेड पैचेस। सो कॉरिडोर वाले बेटर है, एक लार्ज पैच बेटर है। बायोस्फीयर स्फेरिकल होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा सेंट्रल जोन होगा, सेंट्रल एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम प्रीडेशन। सो शुड बी स्फेरिकल, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सेंट्रल एरिया डिस्टर्ब्ड हो। सो बायोस्फीयर शुड बी स्फेरिकल। आइडियल आइलैंड शुड बी सराउंडेड विद सिमिलर टाइप ऑफ हैबिटेट, एंड जो हमारा आइडियल आइलैंड होगा वो एक ही टाइप के हैबिटेट से सराउंडेड होना चाहिए, नॉट बाय डिसिमिलर हैबिटेट, शुड बी सराउंडेड विद सिमिलर टाइप ऑफ हैबिटेट। ठीक है, तो एक लार्ज पैच होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, कॉरिडोर से कनेक्टेड होना चाहिए, ये सारे गुड उसमें आते हैं बायोस्फीयर डिज़ाइनिंग में। सो इस थ्योरी का बायोस्फीयर डिज़ाइनिंग में ही इतना ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी, और ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, कौन आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसमें। देखो इमिग्रेशन जो होता है, अगर कोई नियर आइलैंड होगा उसमें इमिग्रेशन हाई होगा, सो ए नियर हो जाएगा, बी फार हो जाएगा। एंड एक्सटेंशन जो है स्मॉल साइज़ में और लार्ज साइज़ में, एक्सटेंशन स्मॉल साइज़ में ज़्यादा होगा तो सी हमारा स्मॉल साइज़ हो जाएगा एंड डी हमारा लार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है, उसी ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये एक फॉरेस्ट फ्रैगमेंट इन एग्रीकल्चर लैंडस्केप कैन बी व्यू एज आइलैंड ऑफ हैबिटेट इन एन ओशन ऑफ नॉन हैबिटेट अकॉर्डिंग टू आइलैंड बायोजियोग्राफिक मॉडल कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द पैटर्न ऑफ स्पीसीज रिचनेस, टाइप ऑफ स्पीसीज इन दोज फॉरेस्ट फ्रैगमेंट which is represented in graph below। ये स्पीसीज रिचनेस है एंड ये फ्रैगमेंटेड एरिया है। स्पीसीज रिचनेस और एरिया एंड स्पीसीज रिचनेस, डिस्टेंस और स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस जो होती है ना, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्पीसीज रिचनेस कम होगी, है ना। तो मेरे को ए एंड डी इसका, हाँ डी वाला तो सही है ग्राफ, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीसीज रिचनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ए जो होता है दैट इज़ स्पीसीज रिचनेस और फ्रैगमेंट एरिया। ठीक है, एरिया अगर बढ़ेगा तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट तक ही बढ़ती है ना, उसके बाद तो जो स्पीसीज आ रही है उनको हम इंडिविजुअली कंसिडर करने लग जाते हैं। सो एरिया और स्पीसीज रिचनेस का ग्राफ ऐसा याद रखना, एंड डिस्टेंस और स्पीसीज रिचनेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन देख लिया हमने। इसी तरीके से अगर हम देखें हैबिटेट और निश के बारे में, अब हम स्टडी करते हैं हैबिटेट एंड निश। ओके, सो अब हम आ जाते हैं हैबिटेट और निश पे। हैबिटेट बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो नॉन डिफेंडेड एरिया होता है, एक तरीके से जो एड्रेस होता है, एंड निश उसका प्रोफेशन होता है कि निश हम बोल देते हैं कि वो क्या चीज़ कर रहा है। ओडम के अकॉर्डिंग हैबिटेट एड्रेस होता है एंड निश जो होता है वो प्रोफेशन होता है। निश उसका एक तरीके से प्रोफेशन माना जाता है, मतलब वो एक तरीके से उनका एक एरिया होता है जिसको वो डिफेंड करते हैं। सो हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर इट फाइंड आउट वाइल, जहाँ पे वो मिलता है, तो वो जगह जहाँ पे वो मिलता है। एंड निश वो फिजिकल स्पेस हो गया जो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइड कर रहा है, यानी कि वो फिजिकल स्पेस जहाँ वो बैठा हुआ है, कितने स्पेस में वो बैठा हुआ है, वो उसकी निश हो जाती है। बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल एक्टिविटीज़ इन द कम्युनिटी एंड अबायोटिक फैक्टर भी इसमें आ जाते हैं। उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ क्या है, बायोटिक फैक्टर क्या है। टेरिटरी वो एरिया होता है जो डिफेंड किया जा सकता है, एंड होम रेंज जो होता है वो नॉन डिफेंडेड एरिया होता है। ठीक है, सो निश जो है हम 3 टाइप के पढ़ते हैं। निश, टाइप ऑफ निश, सबसे पहले होता है हमारे पास हैबिटेट निश। हैबिटेट निश जो होता है एक जनरल हैबिटेट, एक स्पेसिफिक हैबिटेट, हम बोल सकते हैं एक माइक्रो हैबिटेट, स्पेसिफिक हैबिटेट फ्रॉम द जनरल हैबिटेट, मतलब जो उसका नॉर्मल हैबिटेट एरिया होता है, हैबिटेट जो उसका है, जगह जो उसकी है, उसमें से एक थोड़ा सा माइक्रो हैबिटेट एरिया हो गया। सो डिफरेंट स्पीसीज अगर हम देखें फ़िश की, वो अलग अलग वाटर के डेप्थ में प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोज डिफरेंट पार्ट ऑफ लिटर, ठीक है, वो अलग अलग पार्ट को डिकम्पोज करती हैं। डिफरेंट क्लासेज ऑफ एल्गी जो है दे फाउंड इन डेप्थ ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट
पिगमेंट सिस्टम जो कि असेंशियल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो इस तरीके के निश को हम बोलते हैं हैबिटेट निश। ट्रॉफिक निश होता है जैसे डार्विनियन फिंचेस हो गए, ये चार्ल्स एस्टन ने दिया था ट्रॉफिक निश, दैट्स वाई इसको हम एल्टोनियन निश भी बोलते हैं। ट्रॉफिक निश को एल्टोनियन निश भी बोलते हैं, चार्ल्स एल्टॉन ने दिया था। एंड इसका एग्जांपल डार्विनियन फिंचेस हम देख सकते हैं। मतलब इसमें उनकी जो जैसे कोई डार्विनियन फिंचेस है जिसका ब्रेक साइज एवरेज था, लेकिन इन्होंने क्या किया, कंपटीशन ज़्यादा हुआ, देन कोएग्जिस्टेंस कम होने लगा, डेथ रेट बढ़ने लगा। तो जो स्मॉल साइज, किसी ने अपने बीक की साइज़ जो है वो स्मॉल अडॉप्ट कर ली सॉफ्ट और स्मॉल साइज सीड के लिए, किसी ने लार्ज बीक साइज़ ले ली हार्ड और लार्ज साइज सीड के लिए। सो इस तरीके के निश को हम बोल देते हैं ट्रॉफिक निश, ठीक है, जिसमें उनकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो शिफ्ट हो गई है टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन। फिर एक आता है मल्टी डायमेंशनल निश, एन डायमेंशनल, हाइपर वॉल्यूम निश, हटचिंसोनियन निश भी बोलते हैं। ये हटचिंसन ने दिया था। इट रिप्रेजेंट, ये ओवरऑल इंटरैक्शन ऑर्गेनिज्म का रिप्रेजेंट करता है एनवायरनमेंट के साथ। उनके अकॉर्डिंग ईच और एवरी एनवायरमेंटल ग्रेडियंट जो है ग्रोथ, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन और मेंटेनेंस को अफेक्ट करता है। फिर इन्होंने दिया कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है फंडामेंटल निश एंड एक होता है रियलाइज्ड निश। रियलाइज्ड निश में पार्टनर प्रेजेंट होता है। अब वो या तो एंटागोनिस्टिक हो सकता है जिसमें उसकी फिटनेस कम हो जाती है रियलाइज्ड निश में, या वो सिनर्जिस्टिक हो सकता है जिसमें उसकी फिटनेस बढ़ जाती है पार्टनर के प्रेजेंस में। अब एक फंडामेंटल निश होता है जो उसके अकेले का निश होता है, ठीक है। तो ये मल्टी डायमेंशनल निश के बारे में हो गया। सो फंडामेंटल निश जिसमें कोई बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, मैक्सिमम कितना डायमेंशन ऑक्यूपाई कर सकता है ऑर्गेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, दैट इज़ कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, और जब कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो वो कितनी जगह ले पा रहा है, वो होता है फंडामेंटल निश। रियलाइज निश होता है ऑडम के अकॉर्डिंग लिमिटिंग फैक्टर हमेशा प्रेजेंट होते हैं सिस्टम में, एट इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है, लिमिटिंग बायोटिक कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है, टोटल रिसोर्स यूटिलाइज्ड कितनी हो रही है लिमिटिंग फैक्टर की प्रेजेंस में, वो होता है रियलाइज्ड निश। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लिविंग कंपोनेंट, रियलाइज्ड निश भी दो टाइप की होती है, एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिस्टिक। रियलाइज्ड निश जिसमें कम हो जाती है फंडामेंटल निश से, वो हो जाते हैं एंटागोनिस्टिक, एंड ये हमारी फंडामेंटल निश हो गई। जिसमें हमारी रियलाइज्ड निश फंडामेंटल निश से कम हो जाती है, एंड जिसमें रियलाइज्ड निश जो है वो बड़ी हो जाती है फंडामेंटल निश से, वो हो जाती है सिनर्जिस्टिक, ठीक है। इसको हम अभी और अच्छे से देखते हैं रियलाइज्ड निश के बारे में। देखो जो सब डिवीजन होता है हैबिटेट का, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो हैबिटेट बोलते हैं या निश बोलते हैं, है ना। तो अगर हम देखें इन हैबिटेट में जो स्पीसीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर peculiarities, according to their peculiarities यानी कि according to their environment। तो निश एक तरीके का सब डिवीजन बोला जाता है, इट इज़ अ सब डिवीजन बोला जाता है ऑफ द हैबिटेट, एंड इसको हम एक डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट के तरीके से स्टडी करते हैं। एंड इकोसिस्टम और हैबिटेट जो कि बहुत सारे स्मॉलर डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एन इकोसिस्टम हैबिटेट और हैबिटेट दैट इज मेड अप ऑफ देन मैनी स्मॉलर डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट। सो निश जो होता है वो तीन तरीके का हम पढ़ते हैं, हैबिटेट और स्पेशल निश, ट्रॉपिकल निश एंड मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निश जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। देखो जब हम हैबिटेट निश की बात करते हैं ना, इफ वी टॉक अबाउट अ स्पेशल और हैबिटेट निश, इसमें बोला गया है जो नेचुरली एक ही निश के अंदर ना देयर कैन बी मोर देन वन स्पीसीज। जैसे हमने गाउस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा, शुड वर्क, देन गाउस मतलब कंपटीशन होना चाहिए, देन दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर डेफिनेशन टू डिस्क्राइब निश बेस्ड ऑन स्पेस। अगर हम स्पेस के बेसिस पे बोल रहे हैं स्पैशियल और हैबिटेट निश की, एक स्पेस में उसको हम एक स्पीसीज बोल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक स्पेस में एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, और अगर एक से ज़्यादा स्पीसीज हैं तो उसमें कंपटीशन भी होना चाहिए बीच में। तो इस तरीके से हम निश को डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इसके अकॉर्डिंग होता है कि फिजिकल स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है ऑर्गेनिज्म,
उसको हम बोल देते हैं निश बोल देते हैं या माइक्रो हैबिटेट बोल देते हैं. सो हैबिटेट इन अ बिग इकोसिस्टम. जैसे ये हमारे पास 7 स्पीसीज है. जैसे कोई हमारे पास ट्री है, ट्री के ऊपर ये 7 स्पीसीज है, ये 1 स्पीसीज है, ठीक है, ये 2 स्पीसीज है, 3 4 5, इस तरीके से 7 स्पीसीज हैं. एक फॉरेस्ट के अंदर हमने देखा ये जो स्पीसीज है ये डेड उस पे फीड कर रही है, ठीक है, डेड लीव्स पे फीड कर रही है. सो ऑल स्पीसीज इन वन हैबिटेट इन वन एनवायरनमेंट बट इन डिफरेंट निश. तो उसको हम बोल देते हैं स्पेशल निश. यानी कि जितने भी स्पीसीज एक हैबिटेट के अंदर है इन वन एनवायरनमेंट, लेकिन उनका निश तो अलग अलग है ना, ठीक है. मतलब एनवायरनमेंट तो एक ही है कि एक फॉरेस्ट में है, लेकिन निश सबका अलग अलग है. इसका निश अलग है, इसका निश अलग है, ठीक है. तो निश बेसिकली ये हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते हैबिटेट के अकॉर्डिंग. उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी डेफिनेशन जो यूज़ होती है, वो होती है ट्रॉफिक निश के बारे में. निश इसमें डिफाइन होता है बेस्ड ऑन द ट्रॉफिक पोजीशन के बेस्ड पे. यानी कि फूड लेवल उसका कितना है, फूड लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ट्रॉफिक माने पोजीशन. एग्जांपल जैसे गैलापागोस आइलैंड है साउथ अमेरिका में, बर्ड्स बिलोंगिंग टू द जेनेरा नेमली जियोस्पीजा. मतलब बहुत सारी बर्ड्स, तो 3 डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, लेकिन वो अलग अलग फ्रूट पे फीड कर रही हैं. देन कैन फाउंड ऑन सेम इकोसिस्टम. सो इफ दे आर ऑन डिफरेंट ट्रॉफिक पोजीशन देन दे ऑक्यूपाई डिफरेंट निश. सो देन नो कॉम्पिटिशन. तो इसलिए मतलब जैसे हमारे पास 3 स्पीशीज है, T1 T2 T3. सो हैबिटेट जो होता है वो उसका एड्रेस होता है, एंड निश उसका फंक्शनल रोल क्या होता है, वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पे है. अगर T1 पे है ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर होगा, T2 पे है तो हर्बीवोर्स होगा. तो इसलिए इस केस में भी हम पूरा परफेक्शन के तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि निश हम किसको बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें यही बोला गया है. निश तो उनकी अलग अलग ही हुई ना. जैसे इसमें दिया हुआ है कि डिफरेंट स्पीसीज है ना, जैसे ये डिफरेंट स्पीसीज है. फिश हमारे पास दी हुई है, ठीक है. अगर हम यहाँ पे बात करें डिफरेंट स्पीशीज है, फिश, रैबिट, डियर एंड इंसेक्ट है हमारे पास. सारे के सारे जो है ट्रॉफिक लेवल 2 पे आते हैं, हर्बीवोर्स पे आते हैं, एंड सारे ट्रॉफिक एंड ऑल दे ऑल आर बिलोंग टू सेम ट्रॉफिक लेवल. देन ऑल आर प्रेजेंट इन ऑल निश. सो देन इट इज़ नॉट परफेक्ट. यानी कि इन सबका निश भी सेम होना चाहिए, लेकिन निश तो अलग अलग है, लेकिन आते तो ट्रॉफिक लेवल भी यही है. सो एक ट्रॉफिक लेवल के बेसिस पे थोड़ी ना हम निश डिफाइन कर सकते हैं. फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है हाइपर वॉल्यूम निश और मल्टी डायमेंशनल निश. इसमें हम स्पेस के बेसिस पे भी नहीं करते, ट्रॉफिक पोजीशन या फंक्शनल रोल के बेसिस पे नहीं करते. सो निश डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल ग्रेडियंट. यानी कि उसके एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के बेसिस पे हम उसका निश डिफाइन करते हैं. सो एज एनवायरमेंट एट डिफरेंट प्लेस एंड हैबिटेट इज़ डिफरेंट. यानी कि एनवायरमेंट जो है वो अलग अलग होता है अलग अलग हैबिटेट में. सो डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, इसलिए हम इसको मल्टी डायमेंशनल भी बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट एनवायरमेंटल ग्रेडियंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं. सो इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के बेसिस पे निश को डिफाइन करते हैं. किसी एक स्पेस या ट्रॉफिक पोजीशन के बेस पे हम डिफाइन नहीं करते, ठीक है. सो इस तरीके से ही होता है. जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल ग्रेडियंट सबके अलग अलग निश होते हैं, दैट इज़ डिफरेंट एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, कोई कंपटीशन नहीं होगा. सो ये मोस्ट सुटेबल कॉन्सेप्ट माना जाता है, ठीक है. इकोलॉजिकल निश, इकोलॉजिकल कंप्रेशन, अभी ये सारे टर्म्स भी हम देखेंगे. सो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये जो होता है सबसे मोस्ट सुटेबल कॉन्सेप्ट माना जाता है. पहले हम इकोलॉजिकल निश देख लेते हैं. इकोलॉजिकल निश की अगर हम बात करें, सो एरिया ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गन टू प्ले इट्स फंक्शनल रोल अंडर सर्टेन सेट ऑफ एनवायरमेंटल ग्रेडियंट. जैसे ये स्पीसीज एक्स है एंड ये स्पीसीज वाई है, ठीक है. ये इसका जो है एनवायरमेंटल ग्रेडियंट इतना है स्पीसीज एक्स का, ठीक है. एंड ये सेकंड रेंज ऑफ निश ग्रेडियंट हो गया. सो ये इसका निश होता है पूरा, मतलब एनवायरमेंटल ग्रेडियंट रिसोर्सेज रेंज ऑफ एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, इसी को हम बोल देते हैं एनवायरमेंटल ग्रेडियंट. स्पीसीज एक्स का इतना एनवायरमेंटल ग्रेडियंट है. यानी कि एरिया जो ऑक्यूपाई कर रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म टू प्ले इट्स फंक्शनल रोल एक सर्टेन सेट ऑफ एनवायरमेंटल ग्रेडियंट में. तो इस तरीके से यहाँ पे 2 स्पीसीज हमने ले ली हैं. 2 स्पीसीज दे आर डिफरेंट स्पीसीज. स्पीसीज एक्स ले लिया हमने एंड स्पीसीज वाई ले ली है, ठीक है. सो इसको हम बोल सकते हैं कि इसका एक निश होता है
दैट कैन बी कॉल्ड एज निश। फंडामेंटल निश क्या होता है? सो इकोलॉजिकल निश तो हमारा हो गया कि पूरा उसका कितना ग्रेडियंट वो फॉलो कर रहे हैं ना, पूरा उसका एनवायरमेंटल ग्रेडियंट में वो कितना आ रहा है। फंडामेंटल निश हो जाता है वो इकोलॉजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पीसीज इन द एब्सेंस ऑफ, जब कोई कंपटीशन नहीं होता और कोई बायोटिक इंटरैक्शन नहीं है दूसरे स्पीसीज से, तो ये स्पीसीज है, ये इसकी फंडामेंटल निश होती है, ये एकदम अकेला है, ठीक है। एंड द रेंज इट यूटिलाइज एज इट्स कैपेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड और रेंज ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। इसकी जो ये इसकी रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है, यानी कि यहाँ तक इसका फंडामेंटल निश है, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट इतना है। दूसरा आता है रियलाइज्ड निश, ये जैसे ऑब्जर्व्ड रिसोर्स यूज ऑफ स्पीसीज इन द प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन और अदर बायोटिक इंटरैक्शन। अगर कोई दूसरा बायोटिक इंटरैक्शन आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है, उसके प्रेजेंस में जो उसकी निश होती है, यानी कि वो स्मॉल पोर्शन ले लेता है निश का, जितना वो एक्चुअली में उसका होना चाहिए। जैसे कि स्पीसीज ए है, यहाँ पे स्पीसीज ए है, ये इसकी फंडामेंटल निश है, लेकिन दूसरी स्पीसीज के आने की वजह से इसने अपनी निश नैरो कर ली, यहाँ तक कर ली, तो ये इसकी हो जाती है रियलाइज्ड निश, रियलाइज्ड निश, ठीक है। और ये तो इसकी तो फंडामेंटल निश ही हो गई स्पीसीज बी की। स्पीसीज ए अपनी निश कम कर लेता है, इसको हम बोलते हैं रियलाइज्ड निश, एंड ये बीच में जोन आ जाता है ऑफ ओवरलैपिंग। सो रियलाइज्ड निश होता है कि वो किसी मतलब बायोटिक इंटरैक्शन की प्रेजेंस में या कंपटीशन की प्रेजेंस में अपनी निश छोटी कर लेता है, लेकिन वो बड़ी कर सकते हैं, उसकी फंडामेंटल निश ज़्यादा होती है। सो जोन ऑफ ओवरलैप भी होता है इसके अंदर, ओवरलैप्ड निश होता है जहाँ पे कंपटीशन होता है, एंड वन स्पीसीज कैन लिव, दैट इज स्पीसीज ए ओवरलैप्ड रीजन, एंड द रिमेनिंग निश इज कॉल्ड द रियलाइज्ड निश। तो जो बची हुई निश होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रियलाइज्ड निश बोलते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे ये हमारी स्पीसीज ए है एंड ये स्पीसीज बी है, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको और अच्छे से देखते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि जो हमारी ये स्पीसीज ए है, ये अपनी फंडामेंटल निश को छोड़ देती है, तो इसलिए इसको हम जनरलिस्ट बोलते हैं, यानी कि इसकी फंडामेंटल निश ज़्यादा है रियलाइज्ड निश से, ये वीक कॉम्पिटिटर है एंड रेंज ऑफ टॉलरेंस इसका हाई होता है। स्पीसीज बी स्पेशलिस्ट है जो अपनी निश नहीं छोड़ती, फंडामेंटल निश, रियलाइज्ड निश, दे आर इक्वल। ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होते हैं, रेंज ऑफ टॉलरेंस इनका कम होता है एंड नैरो रेंज होता है, सो ये अपने स्पेस को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। नैरो रेंज इनका होता है कि अपने स्पेस को नहीं छोड़ते हैं। सो स्पीसीज ए की अगर आप देखो निश विड्थ जो होती है ए की वो मोर होती है, एंड बी की जो निश विड्थ है वो लेस है, बी की निश विड्थ जो है वो लेस है, ए की मोर है, लेकिन ए को हम जनरलिस्ट बोल रहे हैं इसलिए ए एंड बी, ए जो है वो अपनी निश छोटी कर लेता है, रियलाइज निश, यानी कि रेंज ऑफ टॉलरेंस हाई है लेकिन कंपटीशन कम होता है, दे आर वीक कॉम्पिटिटर स्पीसीज है, तो इनको हम जनरलिस्ट बोलते हैं। बी जो होता है ये चेंज नहीं करता, ये एज इट इज़ रहता है, ये होता है हमारे स्पेशलिस्ट जो चेंज नहीं करते हैं खुद को, दे आर स्पेशलिस्ट जो खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं। इनकी फंडामेंटल निश और रियलाइज निश जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्पीसीज का इन अ कम्युनिटी, वो किस पे डिपेंड करता है? उनके इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट और बायोटिक इंटरैक्शन उनका कैसा है, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट और बायोटिक इंटरैक्शन। जब फंडामेंटल निश और रियलाइज्ड निश इक्वल होती है तो यानी कि उसमें कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा है एंड यूजिंग इट्स कंप्लीट टॉलरेंस एबिलिटी, ठीक है। जैसे ये स्पीसीज ए की अगर हम बात करें, फंडामेंटल निश रियलाइज्ड निश के इक्वल होता है, कोई इंटरैक्शन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। ये हम जनरलिस्ट के टर्म में अब स्टडी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग दिस इन टर्म्स ऑफ जनरलिस्ट। देखो हम अभी जनरलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जो अपनी निश को छोटा कर सकता है, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशलिस्ट। सो जनरलिस्ट जब कोई कंपटीशन नहीं है उस टाइम पे उनकी फंडामेंटल और रियलाइज निश इक्वल होती है। जैसे ही अगर विद रिस्पेक्ट टू जनरलिस्ट हम स्टडी कर रहे हैं, देखो वैन जब बायोटिक इंटरैक्शन आता है, कोई नेगेटिव या इनहिबिटरी इंटरैक्शन हो रहा है या को एग्जिस्टेंस कंपटीशन, इस तरीके का बायोटिक इंटरैक्शन जब देखने को मिलता है तो जो फंडामेंटल निश होती है वो ज़्यादा होती है, इज़ मोर देन द रियलाइज्डनेस, दोनों जो है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये जो स्पीसीज बी है ये हमारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है,
बोथ कैन को एग्जिस्ट, एंड इसका ये जो स्पीसीज ए है को एग्जिस्ट कर सकते हैं या नेगेटिव या इनहिबिटरी कंपटीशन या जब भी बायोटिक इंटरेक्शन होता है तो इसका फंडामेंटल जो होगा निश वो ज़्यादा होता है देन द रियलाइज निश। ये हम जनरलिस्ट के टर्म में देख रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल निश जो होता है इट इज़ मोर देन द रियलाइज्ड निश। और जब फंडामेंटल निश कम होगा रियलाइज्ड निश से जब बायोटिक इंटरेक्शन होता है, अगर म्यूचुअलिज्म हुआ, सिम्बायोसिस हुआ, पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ, फैसिलिटेटेड इंटरेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे हमारा फंडामेंटल निश जो है वो कम हो जाता है एंड रियलाइज्ड निश ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देखो अगर कोई यहाँ पे हम बात करें कि इसका रियलाइज निश बड़ा कैसे हो गया। मान लो कोई दूसरी स्पीसीज आई जिसके साथ उसने अपना जो है म्यूचुअलिज्म करा, सिम्बायोसिस करा, तो उसका जो ये उसकी नई फंडामेंटल निश हो जाएगी यहाँ पे, एंड रियलाइज निश जो है वो बढ़ जाती है उसकी। एग्जाम्पल देन रियलाइज निश विच कैन ग्रो मोर ड्यू टू जेड स्पीसीज की वजह से, ठीक है। तो ये होती है उसकी ओल्ड फंडामेंटल निश। सो ये बस याद रखना है कि अगर कंपटीशन हो रहा है और इनहिबिटरी कंपटीशन को एग्जिस्टेंस हो रहा है तो उस टाइम पे उसका जो फंडामेंटल निश होता है वो ज़्यादा होता है देन द रियलाइज्ड निश। लेकिन अगर म्यूचुअलिज्म हो रहा है तो रियलाइज्ड निश उसका ज़्यादा हो जाएगा देन द फंडामेंटल निश। ये सारे हम जनरलिस्ट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जनरलिस्ट के टर्म्स में हमने पढ़े हैं। देन रियलाइज्ड निश बिकम मोर देन द फंडामेंटल निश। इन केस ऑफ जनरलिस्ट के केस में निश जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा जो हैबिटेट और निश के बारे में था, फंडामेंटल निश और रियलाइज निश, ठीक है। जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट यही था। हाँ, इसमें दो टाइप के हो सकते हैं, एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमने देख लिया। अगर कंपटीशन हो रहा है तो उस केस में हमने देखा कि अगर जनरलिस्ट वाले के जो फंडामेंटल निश है, जनरलिस्ट वाले की जो फंडामेंटल निश है वो ज़्यादा होती है एंड रियलाइज निश कम होती है जब एंटागोनिस्टिक नेचर आता है। एंड जब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, म्यूचुअलिज्म वगैरह आता है, तो जनरलिस्ट वाले की रियलाइज्ड निश जो है वो बड़ी हो जाती है देन द फंडामेंटल निश इन द प्रेजेंस ऑफ सिनर्जिस्ट। यही हमने पढ़ा था। और जो ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग निश भी होती है। देखो जो नॉन ओवरलैपिंग निश होती है यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, स्टेबिलिटी हाई होती है, सेपरेट रिसोर्सेज होती हैं दोनों ए और बी स्पीसीज के लिए। लेकिन जहाँ पे ओवरलैपिंग निश जोन आ जाता है ना, वहाँ पे कंपटीशन हाई होगा, कोएग्जिस्टेंस कम होगा, सेपरेट रिसोर्सेज होंगे, बट देयर इज़ अ जोन ऑफ ओवरलैपिंग रिसोर्सेज। इवोल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब बीच में आ जाता है ना ओवरलैपिंग जोन, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, इवोल्यूशन का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, दैट इज़ हाई चांसेस ऑफ इवोल्यूशन। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से आप क्या समझते हो? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक मेथड है प्रोग्राम्ड बाय ग्लोबल एनवायरमेंटल नेटवर्क दैट एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड फॉर द प्रॉपर कंटिन्यूटी ऑफ द इकोसिस्टम। यानी कि कितना रिसोर्सेज हमें बाहर से चाहिए एक इकोसिस्टम को प्रॉपर चलाने के लिए। इफ़ दिस डिमांड इज़ लो तो इकोसिस्टम जो है वो हाईली स्टेबल होता है। अगर बाहर से रिसोर्सेज की डिमांड कम है तो जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। ये होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। एक हम एग्जांपल देखते हैं कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, इन्होंने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज की कम्युनिटी में कैसे अफेक्ट हो रहा है। इन्होंने दो बार्नेकल स्पीसीज ली जो कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये जो है बेसिकली वेल्स जो होती है ना वहाँ पे चिपक जाते हैं, उनके ऊपर चिपक जाते हैं बार्नेकल स्पीसीज। तो एक इन्होंने लिया बैलेनस बेलेनॉइड्स एंड एक लिया इन्होंने थैलेमस स्टिलेटस, ठीक है। तो बैलेनस और थैलेमस से याद रखना, बैलेनस एंड थैलेमस। सो दो इन्होंने बार्नेकल की स्पीसीज ली। ठीक है। सो देखा कि अपर जोन में हमारे पास थैलेमस थी एंड नीचे वाले में हमारे पास जो है बैलेनस थी कोस्टल एरियाज में।
ठीक है, तो जो पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने बैलेनस को रिमूव किया, बैलेनस स्पीसीज को जब इनको रिमूव किया, तो इन्होंने देखा कि जो ये थैलेमस की स्पीसीज थी ना अपर साइड, ये जो है इसकी साइड ग्रो होना स्टार्ट हो गई है। थैलेमस स्पीसीज जो है ये बैलेनस की तरफ ग्रो होना स्टार्ट हो गई है, नीचे तक ग्रो होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, इन्होंने किसको रिमूव किया, जब इन्होंने थैलेमस को रिमूव किया तो इन्होंने देखा कि जो बैलेनस है वो ऊपर की साइड ग्रो नहीं हुई, वो जिस एरिया में थी उसी एरिया में रही, यानी कि जो बैलेनस है वो ग्रो नहीं हुई एंड अलाउ इन इट्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया। सो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है, जो बैलेनस है वो तो एक स्पेशलिस्ट हुई ना बैलेनस, क्योंकि वो तो अपने जगह से हिली ही नहीं, वो तो ग्रो ही नहीं हुई। सो बैलेनस एक स्पेशलिस्ट हुई, यानी कि स्पेशलिस्ट वालों का फंडामेंटल निश रियलाइज निश के इक्वल होता है एंड इनका नेचर रेंज ऑफ टॉलरेंस जो है वो कम होता है इनका, एंड इनका कॉम्पिटिटर्स ये दे आर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर एंड निश विड्थ जो है वो भी इनकी कम होती है। अगर हम थैलेमस की बात करें तो ये जनरलिस्ट है, यानी कि अगर हमने बैलेनस को रिमूव किया तो इन्होंने अपनी कंप्लीट निश कवर कर ली। सो इनकी फंडामेंटल निश जो है वो ज़्यादा थी रियलाइज्ड निश से, दे आर वीक कॉम्पिटिटर, रेंज ऑफ टॉलरेंस इनका हाई होता है एंड इनका जो निश विड्थ होता है वो ज़्यादा होता है जनरलिस्ट का। Niche width basically the diversity of resources used or environment tolerated by an individual population, species और clade. So वो environment वो कितना tolerate कर रहे हैं, diversity resources कितने, उसको हम niche width consider करते हैं। तो ये पता चला कि जो थैलेमस है वो generalist है एंड जो बैलेनस है जो नीचे की साइड प्रेजेंट है वो स्पेशलिस्ट है, क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। स्पेशलिस्ट दे आर गुड कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अगर हम ग्राफ देखें निश ग्रेडियंट, तो एक्स जो होता है स्पेशलिस्ट का होता है, नैरो इसकी विड्थ होती है, एंड जो वाई है जनरलिस्ट जो है उसकी विड्थ जो है वो ब्रॉड होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इकोलॉजिकल कंप्रेशन हम किसको बोलते हैं। उससे पहले हम कुछ टर्म्स हैं वो एक बार स्टडी कर लेते हैं। नेचुरल कैपिटल, बिगर इज ब्यूटिफुल, फ्री फ्रॉम एनवायरनमेंट, जैसा हमने देखा कि ऑक्सीजन, H2O, फायर, सनलाइट, रेनफॉल, सॉइल, mineral etc. It is free from environment. It is actually environmental stock or resources of earth that provide goods and ecological services which is required for proper support of the earth. Basically वही है कि जिसमें हमें पूरा का पूरा रिसोर्सेज जो भी हैं जो सपोर्ट कर रहा है अर्थ को, वो सारी चीज़ें जो है वो चाहिए। ये नेचुरल कैपिटल में आ जाता है। इकोलॉजिकल गिल्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंट मेंबर होते हैं, लोकेशन सेम है, यूटिलाइज सेम रिसोर्सेज इन ऑलमोस्ट सिमिलर मैनर, यानी कि गिल्ड जो है ये दो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बनता है दैट बिलोंग्स टू, जो अलग अलग टेक्सा के हैं लेकिन वो एक ही रिसोर्सेज पे एक्सप्लॉइट करते हैं और एक ही मैनर में एक ही एरिया में, दैट इज मेंबर ऑफ द डिफरेंट टैक्सा, एनहांस द कॉम्पिटिशन सिवियरिटी फॉर द सेम रिसोर्सेज एंड डिक्रीज द चांस ऑफ को एग्जिस्टेंस। जैसे एक ही ग्रास लैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ हर्बीवोर्स मिल जाएं, नियरली ऑल इंसेक्ट्स एंड बैट परफॉर्म पॉलिनेटिंग एजेंट लाइक बिहेवियर, तो सबका बिहेवियर वगैरह सब सेम होता है, लेकिन वो कैसे होते हैं, टेक्सा उनका अलग होता है, डिफरेंट टेक्सा से बिलोंग करते हैं। इकोलॉजिकल गिल्ड हम उसको बोल देते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवॉर्म ये डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं सिमिलर मैनर में। ठीक है, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स किसको बोलेंगे, जो सेम ट्रॉफिक लेवल के होते हैं, सेम स्पीसीज हैं ज़रूरी नहीं है लेकिन ट्रॉफिक लेवल सेम होना चाहिए। इंडिविजुअल ऑक्यूपाइड एट सिमिलर निश, सिमिलर ट्रॉफिक लेवल, बट उनका जोग्राफिकल एरिया अलग होता है। सो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट ट्रॉफिक लेवल भी सेम है, सिमिलर निश में है, लेकिन इनका जोग्राफिकल एरिया अलग हो सकता है। ठीक है, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट हम उनको बोलते हैं। गाउस प्रिंसिपल और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कंप्लीट कॉम्पिटिटर जो है वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सुपीरियर कॉम्पिटिटर हमेशा डोमिनेट कर देता है इन्फीरियर कॉम्पिटिटर को, दैट इज सुपीरियर कॉम्पिटिटर एक्सप्लॉइट कर लेता है रिसोर्सेज को मैक्सिमली एंड रिप्रोड्यूस, एंड इन्फीरियर कॉम्पिटिटर वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो एक बार हम गॉस प्रिंसिपल को भी जो है डिटेल में देखते हैं कि गॉस प्रिंसिपल जो है ये क्या है।
सो गाउस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसने बोला कि कोई भी दो स्पीसीज को एग्जिस्ट नहीं कर सकते इन द सेम निश में दो स्पीसीज को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब सेम रिसोर्सेज अगर है, सेम स्पीस है, दोनों compete करेगी एंड उनमें से एक मर जाएगी। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, पहली स्पीसीज इन्होंने ली पैरामीशियम कॉडेटम एंड दूसरी ली पैरामीशियम ऑरेलिया, देन एक कल्चर मीडिया बनाया एज अ रिसोर्स। सो जब उन्होंने पैरामीशियम कॉडेटम और को कल्चर मीडिया में ग्रो कराया, ग्रोथ इनकी ऑब्जर्व किया, पैरामीशियम कोडेटम की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरी बार जब ग्रो कराया पैरामीशियम ऑरेलिया को सेम कल्चर में, उसकी भी नंबर ऑफ सेल ग्रो कर रही थी, लेकिन जब दोनों को एक साथ ग्रो कराया ऑरेलिया एंड कोडेटम को कॉमन कल्चर मीडियम में, तो उसमें हमने देखा कि जो पैरामीशियम कोडेटम था ना वो तो आउट कम्पीट हो गया, बाहर निकल गया, एंड ऑरेलिया जो है वो ग्रो कर रहा है। तो यानी कि बिकॉज ऑफ लिमिटेड न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज और लिमिटेड स्पेस की वजह से दोनों में कंपटीशन होने लगा दोनों के बीच में, एंड पैरामीशियम कॉडेटम जो है वो आउट कम्पीट हो गया, वो जो है एलिमिनेट हो गया पैरामीशियम कोडेटम और ऑरेलिया में कोडेटम आउट कम्पीट हो गया। को एग्जिस्टेंस जो है वो ऑब्जर्व हो सकता है जहाँ पे अगर रिसोर्स जो है वो डिवाइड हो रही हो, वेयर देयर विल बी डिवाइडेड रिसोर्सेज, नॉट ऑलवेज, ज़रूरी नहीं है कंपटीशन हमेशा हो, कभी कभी को एग्जिस्टेंस भी देखने को मिलता है। जैसे अगर हम इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया दोबारा, इन्होंने लिया पैरामीशियम ऑरेलिया और कोडेटम कोई भी ले सकते हैं एंड बोर्सेरिया लिया कल्चर मीडिया में। सो इन्होंने लिया पहले कोडेटम को ग्रो कराया एंड देन बोर्सेरिया को कल्चर मीडिया में। सो दोनों का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन जब इन्होंने बोर्सेरिया और कोडेटम को एक साथ ग्रो कराया तो दोनों ग्रो होने लगे, यानी कि कोई भी एक्सक्लूड नहीं हुआ, नो वन इज़ एक्सक्लूडेड। तो तब एक्सप्लेन किया कि जो पैरामीशियम कोडेटम है वो ग्रो कर रहा है एंड वो रिस्ट्रिक्टेड है ऊपर वाले रीजन में कोडेटम, क्योंकि ई कोलाई जो है वो ग्रो करते हैं अपर रीजन में एंड उनको फीड कौन कर रहा है, कोडेटम फ्लोटिंग फेज। सो कोडेटम हमको फ्लोटिंग फेज में दिखेगा क्योंकि वो वहाँ पे ग्रो कर रहा है, वो ई कोलाई पे फीड कर रहा है। दूसरा जो बर्सेरिया है वो बॉटम में ग्रो कर रहा है, बर्सेरिया, ठीक है, क्योंकि ये ई कोलाई की डेड बॉडीज़ पे जो है ग्रो कर रहा है, फीड कर रहा है। तो दोनों के रिसोर्सेज डिवाइडेड हैं, तो इसलिए दोनों जो है को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। कैन बी ऑब्जर्व्ड, अगर रिसोर्स पार्टीशनिंग हो रहा है, दोनों के रिसोर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, तो ये इन्होंने बोला था कि गाउस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि अगर सेम रिसोर्सेज हैं तो ओवरलैप करेंगे एंड वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, एंड अगर रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाती है तो वो को एग्जिस्ट जो है कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है गाउस के प्रिंसिपल की वजह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाउस प्रिंसिपल, ठीक है। यही हमने देखा कि पैरामीशियम ऑरेलिया एंड कोडेटम जब ग्रो कराया, कोडेटम आउट कम्पीट हो गया, है ना। फिर जब बर्सेरिया के साथ कराया तो दोनों जो हैं वो क्या कर लेते हैं, को एग्जिस्ट कर लेते हैं। देखो रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है, इकोलॉजिकल कंप्रेशन एंड कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। इकोलॉजिकल कंप्रेशन, जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टेम्परेरी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, तो इसको हम बोलते हैं एक्लीमेशन प्रोसेस, यानी कि टेम्परेरी होता है, ये नॉन जेनेटिक, नॉन इवोल्यूशनरी होता है, नॉन इनहेरिटेड होता है, फास्ट प्रोसेस होता है इकोलॉजिकल कंप्रेशन। दूसरा जो हमारा होता है दैट इज़ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है, परमानेंट चेंज होते हैं ड्यू टू परमानेंट इंक्रीज इन कंपटीशन। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, परमानेंट इंक्रीज हो जाता है कंपटीशन में। ये एडप्टेशन हम बोल रहे हैं, ये परमानेंट प्रोसेस होता है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, जेनेटिक होता है, स्लो होता है, इनहेरिटेबल होता है। एडॉप्शन इज़ अ रिजल्ट ऑफ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। सो एडॉप्शन अगर आ रहा है तो वो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की वजह से आ रहे हैं। इकोलॉजिकल कंप्रेशन अगर देखने को मिल रहा है वो एक्लिमेटेशन प्रोसेस होता है टेम्परेरी। तो जब दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज सेपरेट होती है आउट फॉर नेस्टिंग साइट, फूड साइट और फॉर अदर रिसोर्सेज, तो उसको हम बोल देते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, कि उनके बीच में रिसोर्स जो है वो डिवाइड हो गई है। सो इससे कंपटीशन सिवियरिटी कम हो जाती है, कोएक्सिस्टेंस बढ़ जाता है। इकोलॉजिकल कंप्रेशन एंड कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ये एक एक्लिमेटेशन प्रोसेस होता है, एक्लिमेशन प्रोसेस, एक्लिमेटाइजेशन, टेम्परेरी, नॉन जेनेटिक, नॉन इवोल्यूशनरी, नॉन इनहेरिटेबल,
रिवर्सिबल एंड इवॉल्व इन वेरी शॉर्ट पीरियड बाय फास्ट प्रोसेस, मतलब कम टाइम में जल्दी जल्दी हो जाएगा। इकोलॉजिकल कंप्रेशन में ईच स्पीसीज जो है वो फोकस्ड होती है ना नैरो रेंज फॉर फूड और नेस्टिंग साइट, बिकॉज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर स्पीसीज जो है वो टेम्परेरली बढ़ते रहते हैं। लेकिन कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट एक एडॉप्टिव प्रोसेस होता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड परमानेंट सॉल्यूशन इन रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिशन। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, बहुत लंबे टाइम से होता रहता है, स्लो प्रोसेस होता है। मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्जेंस इंक्रीज द फिटनेस ऑफ बोथ स्पीसीज। इट इज़ फेवर्ड इफ डाइवर्सिटी जो है रिसोर्सेज में अगर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है तो तब ये फेवर किया जाता है। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जेनेटिक होता है एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। और जैसे अगर आप जो हमारा ये प्रोसेस होता है जो कि स्लो होता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, इसके एग्जांपल डार्विनियन फिंचेस हम देख सकते हैं गैलापागोस आइलैंड पे। एंड व्हेन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर स्पीसीज एक लोकल एरिया में कम हो जाते हैं डिक्रीज, देन द लोकल स्पीसीज इंक्रीज द रेंज ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन साइट। जैसे साइबेरियन क्रेन ब्रीडिंग सीजन में साइबेरिया से प्रयागराज जाते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है किसका, ऑफ द इकोलॉजिकल कंप्रेशन, जो एक टेम्परेरी एक्लिमेटाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट एक परमानेंट प्रोसेस होता है जिसमें हम डार्विनियन फिंचेस के एग्जांपल ले सकते हैं ऑन गैलापागोस आइलैंड।